गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जब हम क्लास रोक दी थी बीच में, लास्ट क्लास में हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे और आइडियल ट्रांसफार्मर में मैंने आपको ईएमएफ इक्वेशंस हम लोगों ने निकालनी थी। आप देखेंगे चौथा या पांचवा वीडियो होगा, उसमें है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम कैसे खींचते हैं, एग्जैक्ट हम लोग उसकी बात करेंगे, कैसे फेजर डायग्राम खींचेगा, ठीक, और कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ ड्रॉ होंगी। फिर उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऑन लोड पर हम लोग ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थ्योरी भी लिखवाऊंगा, ठीक है, लेकिन थ्योरी में हम लोग केवल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकली रूप से और मैथमेटिकल रूप से ट्रांसफार्मर को समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि ट्रांसफार्मर में है क्या। चलिए बच्चों, तो आप देखेंगे बेटा उस वीडियो में मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले निकलवाए थे। फॉर्मूला नंबर 1 आया था बेटा आपका, जो वो आया था आपका, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला आप उसमें क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स हमारा जो था बच्चा वो आया था फाई ऑफ टी बराबर, क्या बेटा, फाई ऑफ टी बराबर मैंने आपको बताया था फाई एम साइन ओमेगा टी। हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि ये फ्लक्स चाहे लोडेड कंडीशन हो, चाहे ऑन लोड हो, चाहे नो लोड हो, चाहे आपका आइडियल ट्रांसफार्मर हो, शायद आपका लोड हो या फिर नो लोड हो, ये फ्लक्स की वैल्यू आपकी परिवर्तित नहीं होगी। तो मैंने एक आपको ये मिला था। फिर हमने E1 ऑफ टी का E1 ऑफ टी हमको क्या मिला था, बताइए जरा सर, EM कॉस ओमेगा टी मिला था, कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग कह रहे थे EM1, है ना। और E2 टी क्या मिला था बेटा आपको, EM2 कॉस ओमेगा टी, है ना भाई, ये मिला था। अब ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास में थे। अब हमको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है ट्रांसफार्मर एट नो लोड पर। मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ कंफर्म करूँगा, लेकिन अगर आप इसको सीख जाएंगे ना तो अगले प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो तितली जैसा डायग्राम बनता है ना, पंख ऐसे, ठीक, इधर को ऐसे टेढ़ा, वो सब सीख जाएंगे आप। लेकिन ध्यान से देखने योग्य बात है, मैं आपको शुद्ध देहाती भाषा में भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल रूप से भी बताऊंगा, और एक इंजीनियरिंग रूप में कैसे बनता है फेजर डायग्राम ये भी बताऊंगा, ठीक है। आपको जो सही लगे वो ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। आपने कहा कि सर हमारे पास में केस था कि ट्रांसफार्मर है आइडियल, तो मैग्नेटाइजिंग करंट IM, है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट IM बराबर 0, क्योंकि वहां पर आपके पास में परमेबिलिटी थी इनफाइनाइट। एग्जैक्ट यही बात हुई थी हमारी कि परमेबिलिटी सर वहां पर थी इनफाइनाइट। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि परमेबिलिटी थी हमारी इनफाइनाइट, जब भी किसी भी ट्रांसफार्मर में कोर में परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है तो वहां पर हमें किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती है कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। क्लियर है? चलिए सर, ये बात तो सर क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि फेजर खींचना है, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि बेटा याद रखिएगा फेजर डायग्राम खींचने के 2 तरीके। कौन कौन से? एक तो प्रकृति में नेचुरल रूप से, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि नेचुरल रूप क्या होता है, कि आपके पास में मैथमेटिक्स में एक रूल होता है या फिर आपके फिजिक्स में एक रूल होता है, एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। यानी कि एक होता है आपके पास में जैसे अगर मैं आपसे कहूं कॉज का मतलब होता कारण, इफेक्ट का मतलब होता प्रभाव। यानी कि आपके पास में एक होगा कॉज, एक होगा इफेक्ट। यानी कि किसी के कारण कोई आता है तो उसको हमेशा नेचर में 190 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल बेटा। कैसे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ट्रांसफार्मर में क्या किया, सबसे पहले आपने प्राइमरी वाइंडिंग में आपने एक तरफ फ्लक्स क्या लगा रखा था बेटा, एक तरफ लगा रखा था आपने वोल्टेज V। जब आपने वोल्टेज लगाया तो क्या आया, बोलो क्या आया, फ्लक्स आया होगा, ठीक। वो बात की बात है कि I ऑफ टी आया, फिर MMF आया, MMF के कारण फ्लक्स आया, फ्लक्स के कारण आपके पास में इंड्यूस्ड EMF आया, ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि V के कारण क्या आया बेटा, फाई आया। अगर फाई आया तो फाई के कारण क्या आया, E आया। यही बात हुई थी ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री पर क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, 90 डिग्री पर रखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक है पिता,
क्या है, पिता, और एक है बेटा, बेटा एक है पिता और एक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, बेटा जो धरती पर आया ये प्राकृतिक रूप से पापा के कारण आया या पापा बेटा के कारण आया? ये तो सभी जानते हैं। तो आप कहेंगे कि सर पिता जो है कॉज है और इसका जो बेटा है वो इफेक्ट है, यानी कि पापा के कारण बेटा आया। तो पिताजी आपके कहाँ नजर आएंगे? पिताजी नजर आएंगे कहाँ पर बेटा? आपके यहाँ पर ऊपर। और जो आया बेटा आया ना वो यहाँ पर नजर आएगा। कहाँ पर नजर आएगा? बेटा यहाँ पर बनेगा और पिताजी यहाँ पर बनेगा। ठीक, ये तो हो गई सीधी सीधी बात। प्राकृतिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर रखते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखते हैं। अच्छा, ये बात हो गई है, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगर नो लोड पे अगर मैं फेजर बनाऊं तो फेजर कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले आप कहेंगे कि सर फ्लक्स जो है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा सबसे पहले आपको वोल्टेज के कारण, किसके कारण? वोल्टेज के कारण। किसके कारण बच्चा? वोल्टेज के कारण आपका क्या आया? फ्लक्स। और फ्लक्स के कारण क्या आया आपका? अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज के कारण, तो वोल्टेज को अगर मैं इस एक्सिस पर बना दूं, इस एक्सिस पर बना दूं वोल्टेज को, कि बेटा वोल्टेज के कारण आपका फ्लक्स आया और फ्लक्स के कारण आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। एक तो ये तरीका हो गया इसको बनाने का, एक तो ये तरीका हो गया इसको बनाने का, एक तो ये तरीका हो गया। अब आप कहेंगे कि सर मैग्नेटाइजिंग करंट कहां बनेगी? मैग्नेटाइजिंग करंट कहां बनेगी? आई एम चूंकि जीरो है, इसको दिखाओ या नहीं दिखाओ बात बराबर है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो है, मैग्नेटाइजिंग करंट जो है आपको हमेशा कहां मिलेगी? फ्लक्स के फेज में मिलेगी। क्योंकि आपके पास में जो पथ पर, जिस पथ पर आपका फ्लक्स होगा उसी सेम पथ पर आपको मैग्नेटाइजिंग करंट भी मिलेगी। तो यहां लिख लो कि ये क्या होगी? सेम फेज, यानी कि आपके किसमें? फाई एम के फेज में, फाई एम के फेज में। कहां होगी? फाई एम के फेज में होगी बेटा। कहां होगी? फाई एम के फेज में होगी। एग्जैक्ट ये बात है कि ये फाई एम के फेज में होगी, एग्जैक्ट। अच्छा सर, बिल्कुल जी। अब जरा देखो, अगर मैं फाई एम को बनाऊं तो आई एम को बनाऊं तो आई एम यहीं कहीं होगी, आई एम यहीं कहीं होगी। चूंकि ये जीरो है इसलिए यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। और आपके पास में बेटा क्या है? आपके पास में यहां पर अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो है, इसीलिए उसको फेजर में उसको दिखाने का, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी आपका जीरो हो जाएगा अगर वो जीरो हो गई। हमेशा एक बात और याद रखिएगा, जो फेजर की लेंथ होगी वो हमेशा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी कि वो हमेशा आपके आयाम को दर्शाएगी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के। जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक है 5 वोल्ट और एक है 15 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 5 वोल्ट और 10 वोल्ट को कैसे खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 10 वोल्ट का फेजर थोड़ा सा आगे होगा और 5 वोल्ट का फेजर आपके पास में यहां पर होगा। ठीक, तो यानी कि देखो होता क्या है, हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को नहीं माप सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनको मेजर कर लेते हैं कि भैया ये मामला है, ये मामला है। ठीक बात है। तो कई बार होता क्या है कि हम किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हैं बेटा, कई बार इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं बेटा अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि लंबाई में बनाते हैं कि भैया ये फेजर है, 5 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा। वैसा कि हम लोग मीटर में, लंबाई में किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फेजर की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दर्शाएगी। ठीक है, क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दर्शाएगी। एक तरीका तो ये हो गया सर, ठीक बात है। अब आप कहेंगे कि आपके पास में फ्लक्स कितने डिग्री पर है, तो फ्लक्स जो है वो 90 डिग्री पर है। किससे? इंड्यूस्ड ईएमएफ से। और ये फ्लक्स कौन सा है आपके पास में? मेन फ्लक्स फाई एम साइन ओमेगा टी। और आपके पास में जो आपने प्राइमरी में वोल्टेज लगाया था और जो आपके पास में सेकेंडरी में जो वोल्टेज आया वो आपके पास में 180 डिग्री पर है एक दूसरे से। ठीक है, या फिर आपके पास में 0 डिग्री पर। अब दरअसल सर मुझे एक बात बताओ, इसमें सर ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसको इलेक्ट्रिकल रूप से हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक मतलब सही तरीका। ये तो मान लीजिए एक रफ और उन बच्चों को समझाने के लिए हो गया ये तरीका, तो जिनको फेजर बिल्कुल नहीं आता,
जिनने कभी फेजर को पढ़ा ही नहीं, इन्होंने हमेशा फेजर को रटा है, ये उनके लिए था। अब जो बच्चे थोड़े बहुत समझदार हैं, और मैं उनको भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप फेजर सीखो। बच्चे क्या करते हैं, डिप्लोमा में फेजर को नहीं पढ़ते हैं, क्यों? उन्हें लग जाता है डर। अब फेजर को जब तक, अगर आपने देखो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो, मेजरमेंट में आप जितने भी ब्रिज पढ़ें, सब ब्रिज का अगर आप फेजर पढ़ लेते हैं तो एक एक चीज फेजर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो ये बनते कैसे हैं, क्या प्रैक्टिकली बनते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग अपनी सहूलियत के लिए उस पर पेपर पर खींचते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप जिस दिन सीख लोगे ना, तो आपको ऐसा लगता होगा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कुछ वीडियो डाली है, वो छोटी छोटी वीडियो थी, मैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं बड़ा एक 3-4 घंटे का एक सेशन उसमें लगा दूंगा, मैराथन, ठीक है। तो मामला ये है कि आप लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। फेजर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक, फेजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फेजर समझ लोगे तो सारी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी, चल क्या रहा है, क्लियर है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिकल रूप से कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फेजर को। सबसे पहले किसी भी फेजर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा बेटा, रेफरेंस। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस के रूप में, रेफरेंस के रूप में क्या ले लेता हूँ, मैं रेफरेंस के रूप में बेटा फ्लक्स को लेता हूँ। क्या है, रेफरेंस के रूप में फ्लक्स को लेता हूँ। आपको रेफरेंस हमेशा उस क्वांटिटी को लेना है जो कि आसानी से आप क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सके, और उस क्वांटिटी का रेफरेंस लिया जाता है जो कॉमन क्वांटिटी हो दोनों में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉमन क्वांटिटी मेरे ख्याल से फ्लक्स है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसको फेजर को क्या लिया बेटा, सॉरी फ्लक्स को क्या लिया, रेफरेंस लिया φm, ठीक, φm मैंने लिख लिया। आप φm साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो फाई टी भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी, φm साइन ओमेगा टी लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, साइन ओमेगा टी लिख लो। अब बेटा फेजर जो है, हमेशा मैंने क्या बताया था, पहली बार मशीन जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बेसिक बताया था आपको। मैंने बेसिक में क्या बताया था, कम से कम अपनी 15 से 20 क्लासें बेसिक की थी। बेसिक में मैंने क्या बताया था फेजर डायग्राम में, कि फेजर डायग्राम आपका तभी आपका खींच सकते हो दो क्वांटिटी के बीच में। सबसे पहले आप देखेंगे कि उनका जो यहाँ पर प्लस माइनस कोई अंतर तो नहीं है, कोई क्वांटिटी माइनस की तो नहीं है। अगर दोनों क्वांटिटी सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तब खींचेगा फेजर। फिर हमें मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, वो 150, मैग्नीट्यूड डजन मैटर, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास में साइन और कोसाइन, तो मैंने आपको बताया था, या तो आपके पास में पूरे दोनों के दोनों फलन, सभी फलन या तो साइन में हो या फिर सभी फलन किस में हो, कोसाइन में हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन जो है आपके पास में, उसको मैं साइन में बदल लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, EM2 EM1 साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक। फिर आपके इसको ऐसे लिख सकते हैं, EM2 साइन 90 प्लस ओमेगा टी, है ना, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ये डिसाइड करता है एंगल का आपके पास में नेचर, कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब E1 अगर कहां बनेगा, जरा देखो, E1 को हम कहां बनाएंगे, अगर E1 मैं खींचूं मेरे भाई, तो E1 आपका कहां बनना चाहिए, 90 डिग्री ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फ्लक्स से 90 डिग्री क्या कर रहा, लीड कर रहा। अच्छा जी सर, 90 डिग्री मैंने क्या करा दिया बेटा, इसको लीड करा दिया। 90 डिग्री मैंने क्या करा दिया, इसको लीड करा देना है। मैंने 90 डिग्री क्या कराना बेटा, लीड करा देना। 90 डिग्री क्या करा देना बेटा, लीड करा देना है। 90 डिग्री क्या करा दूंगा मैं, लीड करा दूंगा। कहाँ है, यहां पर बनेगा आपका क्या, मैंने यहां पर आपके पास में E बनेगा। अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि E1 कहां बनेगा, E2 कहां बनेगा, ठीक। 90 डिग्री आपने देख लिया कि सर ये 90 डिग्री पर बनेगा। अब सबसे बड़ा जो टेंशन होती है कि सर E1 ऊपर बना या E2, वो डिपेंड करता है कि आपके पास में बेटा आपने ट्रांसफार्मर जो लिया था वो स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने जो ट्रांसफार्मर लिया था, जहां तक मुझे याद है, मैंने लिया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि आपका जो सेकेंडरी का वोल्टेज होगा वो आपके प्राइमरी के वोल्टेज से कम होगा, यानी कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आएगा E1,
वो आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किससे, आपके म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ से। यानी कि क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका कैसा था, स्टेप डाउन था। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन था तो E1 आपका क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, E2 से। किस केस में, ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टेप डाउन था। क्या है, स्टेप डाउन। क्या है, स्टेप डाउन था। अच्छा सर, बिल्कुल क्या था, स्टेप डाउन था। तो E1 बड़ा है तो यहां नजर आएगा E1। अच्छा ठीक है, E1 यहां नजर आएगा, तो मैं इसको क्या बना देता हूं बेटा, RMS में बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया आपके पास में, E1 आ गया। E2 कहां बनेगा, यहां कहीं बनेगा। E2 कहां बनेगा, E2 यहां कहीं बनेगा। कहां बनेगा, E2 यहां कहीं बनेगा। E2 कहां बनेगा, यहां कहीं बनेगा, क्योंकि छोटा होगा। अब ये है आपके पास में कहानी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैग्नेटाइजिंग करंट कहां बनेगी, तो बेटा मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी सेम फेज में होती है, जिस फेज में आपके पास में क्या है बेटा, जिस फेज में आपके पास में कौन है, जिस फेज में आपके पास में फ्लक्स है, उसी फेज में आपको मैग्नेटाइजिंग करंट देखने को मिलेगी। और आप चाहो तो आपका V कहां नजर आएगा बेटा, V यहां नजर आएगा आपको। ठीक, भी यहां नजर आएगा आपका। देखो वोल्टेज, वोल्टेज के कारण फ्लक्स, फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो वोल्टेज, वोल्टेज के कारण फ्लक्स, फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बन गया एग्जैक्टली एट नो लोड का फेजर। एग्जैक्टली एट नो लोड का फेजर बच्चा, क्या बन गया, एग्जैक्टली एट नो लोड का फेजर। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है। हमने दो केस लिए थे, एक केस था हमारे पास में इनफाइनाइट का और एक केस था वेरी हाई का, है ना, क्योंकि मैं दो केस लेके चल रहा था। मैं हमेशा दो केस लेके पढ़ाता हूं ट्रांसफार्मर, एक वेरी हाई और एक आपके पास में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आइडियल था, आइडियल दोनों ही है, वेरी हाई और इनफाइनाइट। लेकिन क्या है, कोई चीज इनफाइनाइट नहीं होती, इसीलिए वेरी हाई लेके हम लोग चल रहे थे। अब वेरी हाई के केस में जरा चलो, वेरी हाई के केस में बेटा चलते हैं। हमने केस 2 में, केस सेकंड में, देखो केस सेकंड जब आप देखोगे तो मैंने वहां पर निकलवाया है कि केस सेकंड में सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम है। सब कुछ क्या है बेटा, सेम है। क्या है कि आपके पास में फाई बराबर, आपके पास में फाई ऑफ टी, बेटा फाई ऑफ टी किसके बराबर था, फाई एम साइन ओमेगा टी के बराबर, फाई एम साइन ओमेगा टी के बराबर था बच्चा। ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि E1 ऑफ टी किसके बराबर था, तो आपके पास में ये आया था EM1 कॉस ओमेगा टी के बराबर, कॉस ओमेगा टी के बराबर। अगर हम बात करें कि E2t किसके बराबर आया था, तो ये आया था EM2 किसके बराबर, कॉस ओमेगा टी के बराबर। किसके बराबर, कॉस ओमेगा टी के बराबर। अगर मैं यहां पर आगे बढ़ूं, अगर मैं यहां पर बेटा आगे बढ़ जाता हूं, तो आपने कहा था कि यहां पर सर म्यू जो है वो क्या है, वेरी हाई है। इस केस में क्या है, वेरी हाई है ना, दो केस लेके चले थे, वेरी हाई। तो IM जो है अब यहां पर जीरो नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी ये। ठीक है, अब ये आपके पास में आ गया। अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, केवल परिवर्तन इतना सा है मेरे भाई कि यहां पर हमने इनफाइनाइट की जगह वेरी हाई लिया। अब जरा ध्यान से देखो कि आपके पास में फेजर बनेगा कैसे। फेजर की कहानी बिल्कुल सेम होगी, कुछ भी फेजर में परिवर्तित नहीं होगा। तो फेजर को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, फेजर में कोई परिवर्तन नहीं, फेजर में कोई भी परिवर्तन नहीं, फेजर जैसा था वैसा ही बनेगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। फेजर जैसा था वैसा ही बनेगा भाई, फेजर जैसे था वैसा ही बनेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। केवल यहाँ पर जो एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज है वो क्या है, वो माइन्यूट सा चेंज ये है कि यहाँ पर आपके पास में क्या है और यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में बना था बेटा हमारा क्या, फाई ऑफ टी, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, E1। यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर क्या था बेटा, ग्रेटर देन क्या था, E1 बड़ा था तो E1 ले लिया, और यहाँ पर क्या आएगा, E2 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो करंट आएगी IM, अब वो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो नहीं होगी, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ का मतलब क्या सर, फेजर तो सेम है, क्या ही मतलब निकला बेटा, मतलब यह है कि आप चाहो तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर IM को आप शो भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि यह है जीरो। इसको आप शो नहीं कर, यहाँ पर शो ना भी करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आइडियल केस में आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए कोई भी पाथ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शो भी कर सकते हैं और शो नहीं भी कर सकते हैं। तो जरा सल देखो, तो यहाँ पर बस अंतर इतना ही सा था इन दोनों में कि बेटा हम लोग यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट को शो नहीं करते हैं जब परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है, लेकिन जब परमेबिलिटी वेरी हाई होगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो नहीं होगी। इस केस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस केस में हमें यहाँ पर शो करना होगा।
इस केस में हमें क्या करना होगा, शो करना होगा। अब दरअसल मुझे एक बात बताओ, आगे की दरअसल मुझे एक बात बताओ। अब हमारे पास में इन दोनों केसों को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर क्या मैंने जो फेजर बनाया क्या इसके पहले आपने पढ़ा था, या पढ़ा था तो क्या आपने इतना बेहतरीन समझा था। इसको जरूर बताना कि क्लास में आपको लग कैसा रहा, ट्रांसफार्मर पढ़ते समय आप अनुभव कर पा रहे मशीन, डीसी मशीन। आप, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूं, लेकिन डीसी मशीन में आपको बहुत लाजवाब पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा। वर्किंग एक बार देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस कंडक्टर में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को केस 1 और केस 2 के सर्किट डायग्राम बनाने हैं बेटा। दरअसल केस 1 में क्या था और केस 2 में क्या था, केस फर्स्ट और केस सेकंड में क्या परिवर्तन होगा ये देखना है, क्या परिवर्तन होगा ये देखना है। जल्दी से फटाफट परिवर्तन को देख लेते हैं। मैं बनाता हूं, साथ में बनाते चलिएगा फटाफट से, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, शॉर्ट वे में सारी चीज़ें हमको पढ़नी है और बेहतरीन पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। बेहतरीन पढ़ना है, आपको ये अनुभव होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो आप ध्यान करिएगा, बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं यहाँ से, जो भी मैं पढ़ाऊँगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से हिट कर पाएंगे। ठीक बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं बेटा, केस 1 और केस 2 में सर्किट डायग्राम देखते हैं कि इनके सर्किट डायग्राम बनते कैसे हैं ना, इनके सर्किट डायग्राम बनते कैसे हैं। फटाफट बहुत बेहतरीन हम लोग सीखने वाले हैं, फटाफट बहुत बेहतरीन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं सर्किट डायग्राम। जल्दी से हम लोग दोनों को सीख लेते हैं फटाफट। चलिए, ये डिजिटल बोर्ड का अपना अलग ही स्वैग है ना, ये डिजिटल बोर्ड का अपना अलग स्वैग है भैया। देखो ज़्यादा टाइम इसमें, कम समय में इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती चीज़ों की, और जो टीचर को एक यहाँ से लाभ मिल जाता बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये रही आपके पास में कहानी बेटा। यहाँ पर लगाएंगे वाइंडिंग, एक क्या लगाएंगे, वाइंडिंग। फटाफट लगा देते हैं वाइंडिंग, फटाफट लगा देते हैं एक वाइंडिंग। वाइंडिंग का वायर ज़्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाइंडिंग को, यहाँ पर भी लगा देते हैं वाइंडिंग्स को। ठीक है, यहाँ पर भी लगा देते हैं वाइंडिंग्स को। और यहाँ देखो दरअसल, यहाँ पर हम लोग कोर को शो कर देते हैं, कोर को हम रेड पेन से शो कर देते हैं। फटाफट जल्दी से बेटा, ये आ गई हमारी रेड पेन से कोर, क्या आ गई, रेड पेन से कोर। चलिए क्लियर है, आ जाओ भाई, यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे। अच्छा सर, यही चाह रहे थे। चलो अब दरअसल हम लोग क्या करते हैं बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है प्लस माइनस V। ठीक है, यहाँ पर एक करंट, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जिसको आप करें E1, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा E2। ये आपके पास में एट नो लोड है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये क्या होगा, ओपन होगा। तो यहाँ से जो करंट होगी बेटा I2 वो होगी आपकी क्या, जीरो, है ना, नो लोड पर है। यहाँ पर आपके पास में एक करंट जा रही होगी जिसको आप कहते हैं नो लोड करंट I0, और वही आपके किसके बराबर है, मैग्नेटाइजिंग करंट IM के बराबर है, या फिर आप कह सकते हैं I1 भी बोल सकते हैं आप इसको, कोई समस्या नहीं है, आप इसको I1 भी बोल सकते हैं। और I1 भी आपकी क्या होगी बेटा, आपकी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर सोर्स पर पहुंचने वाली करंट भी, सॉरी लोड तक पहुंचने वाली करंट भी आपकी कैसी है, जीरो है। ठीक बात है। इसके लिए आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर किस केस में अगर आप यहाँ पर ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये कब है बेटा, जब म्यू कैसा है आपका, इनफाइनाइट है, तब के लिए है ये फेजर। किसके लिए, तब के लिए है ये फेजर जब आपका म्यू इनफाइनाइट होगा, तब के लिए फेजर जब म्यू आपका कैसा, इनफाइनाइट है, और कैसा, आइडियल केस है। क्या है बेटा, आइडियल केस है। कैसा, आइडियल केस है। अब दूसरे वाले केस में जब परमेबिलिटी हमारी कैसी थी, वेरी हाई थी, जब हमारी परमेबिलिटी कैसी थी बेटा, वेरी हाई थी, उस केस में देखो दरअसल क्या है। अब दरअसल यहाँ पर जो कलाकारी है वो कलाकारी कैसी है और कैसी है, दरअसल इसको समझना है। वो कलाकारी इसमें क्या करनी है हमको, दरअसल ये देखना है। ये यहाँ पर बेटा केस 2 है, और ये तब के लिए है जब वेरी हाई,
क्या है, वेरी हाई, वेरी हाई। ये भी केस कैसा है, आइडियल ही है, ये केस भी कैसा है, आइडियल है। लेकिन कब के लिए बेटा, जब आपके पास में परमेबिलिटी कैसी है, वेरी हाई है। केस सेकंड है, ये है वेरी हाई। केस सेकंड है जब परमेबिलिटी कैसी है आपकी, वेरी हाई है। कैसी है, जब परमेबिलिटी बच्चा आपकी कैसी है, वेरी हाई है। अब वेरी हाई परमेबिलिटी है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होगी कि नहीं? यहां से कुछ करंट तो जाएगी ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो करंट जारी होगी, मैंने माना कि यहां पर आपके पास में कोई नो लोड करंट आई नॉट है, ठीक, और आपके पास में आई नॉट आपके पास में क्या है, जीरो है, नो लोड है। अब आपके पास में आई नॉट जीरो है, लेकिन यहां पर क्या मैग्नेटाइजिंग करंट अब जीरो होगी? आप कह रहे थे कि सर इस केस में आई एम तो जीरो है, इस केस में तो जीरो है, लेकिन इस केस में थोड़ी बहुत जो भी करंट होगी, लेकिन क्या वो जीरो के बराबर होगी? मैं कह रहा हूं 0.001 एम्पियर फ्लो हो रही, लेकिन वो जीरो नहीं होगी, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। तो आपको एक पाथ बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक पाथ बनाना होगा बेटा, एक पाथ बनाना होगा। वो पाथ कहां बनेगा और कैसा बनेगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट टास्क, दैट इज द इंपॉर्टेंट टास्क। आपके पास में जो पाथ बनेगा बेटा, वो पाथ बनेगा यहां पर। कहां बनेगा? यहां पर। कहां बनेगा? यहां पर। ये आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए ये पाथ बनेगा, जिसमें आपकी एक करंट जाएगी आई एम, और यहां पर जो करंट जाएगी वो जाएगी बेटा आई टू डैश। ये करंट जाएगी बेटा आई टू डैश। कौन सी करंट जाएगी? आई टू डैश करंट जाएगी। कौन सी करंट जाएगी बेटा? आई टू डैश। यानी कि यहां से कुछ ना कभी लोड लगाओगे ना, कभी लोड लगाओगे ना, कि हमेशा बिना लोड के हवा में चलोगे, कभी ना कभी लोड तो लगाओगे ना। जब भी आप लोड लगाओगे तो यहां पर आपके पास में जो करंट होगी बेटा, वो करंट क्या होगी बेटा, आपके पास में यहां से आपके पास में कुछ करंट जाएगी। अभी आई नॉट जा रही है क्योंकि नो लोड है, यहां पर आई वन जाएगी। वो आई वन आपके पास में, एक तो आपके पास में जब लोड लगाओगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी कुछ, जो कोर को मैग्नेटाइज करेगी, तो उसके लिए भी पाथ। फिर आपके पास में प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट जाएगी, जिसको आप कह सकते हो I1 करंट के बराबर। I1 जो करंट प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगी वो कैसी होगी बेटा? आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट जाएगी, और फिर उसमें से कुछ कम होने के बाद में आपके पास में I2 यानी कि आपके पास में I1 यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में वो जाएगी। यानी कि यहां से अब डिसाइड होगा आपका टर्न रेशियो। यही होता है खेल टर्न रेशियो में, कि यहां से अब डिसाइड करते हैं टर्न रेशियो, यहां से डिसाइड करते हैं इसका टर्न रेशियो, और इसके टर्न रेशियो में कुछ थोड़ा बहुत अंतर आएगा। कैसे आएगा सर? देखो कैसे आएगा, दरअसल मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो ये है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस IM। क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि सर आपने इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाया, पैरेलल में ही क्यों लगाया आपने IM को? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर आपने इसको बेटा, सर आपने इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाया, पैरेलल में ही क्यों लगाया? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर करना, देखने से पहले इसका उत्तर जरूर करना बेटा, क्यों लगाया। अगर मैं इसको सीरीज में लगा देता, अगर मैं बेटा इसको सीरीज में लगा देता, अगर मैं इसको सीरीज में लगा देता, तो आपके पास में बेटा कभी ना कभी यहां पर लोड लगाते ना, जो लोड यहां पर लगाते, अगर लोड में चेंज होता तो आपके पास में क्या बेटा, प्राइमरी करंट में चेंज होता, और प्राइमरी करंट में चेंज होता तो आपके फ्लक्स में भी परिवर्तन होता। और जबकि आप कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, तो टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स, क्या बेटा? टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स, इसलिए हमने क्या किया है? टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स, इसलिए मैंने क्या किया बेटा, कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इसको किस में लगाया? पैरेलल में लगाया। और पैरेलल में आपकी करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप लोड में कितना भी परिवर्तन कर लीजिए, जब आपके मैग्नेटाइजिंग करंट में परिवर्तन नहीं होगा तो बेटा आपके इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में, इसीलिए इसको हमेशा पैरेलल में लगाया था। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेशन कैसा रहा? कल हम लोग पढ़ेंगे ऑन लोड, और ये था आज नो लोड पर फेजर डायग्राम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। अगर सेशन पसंद आए
तो शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें, उन बच्चों तक शेयर जरूर करें जो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे मशीन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग बाग क्या करते हैं, मशीन को रट लेते हैं। क्या करते हैं लोग बाग, मशीन को रट लेते हैं। रटना एक सॉल्यूशन नहीं है, रटना एक सॉल्यूशन नहीं है। रटता तो तोता भी है, रटना एक सॉल्यूशन होता तो एक तोता भी रटता। आपके पास में बल्क में सब्जेक्ट हैं, आपके पास में बल्क में सब्जेक्ट हैं, कम से कम 8 सब्जेक्ट को आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ता है। और यदि आप उनको रट लोगे तो बेटा सीख कुछ नहीं पाओगे, जीवन में सीख नहीं पाओगे। अगर सिलेक्शन भी हो गया, उस सिलेक्शन के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आपने रटा है। और रटने का मतलब होता है कि आप बेवकूफ बन रहे हैं और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है बहुत आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। रटना बंद करिए, चीज़ों को समझना स्टार्ट करिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं किसी भी पॉइंट को तभी लिखवाऊंगा जब मैं आप तक उसको कन्वे कर दूंगा कि ये हुआ कैसे है। जब तक मैं कन्वे नहीं करता, मैं कभी पॉइंट नहीं लिखवाता किसी भी सब्जेक्ट में, कभी नहीं लिखवाया। चाहे मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हो, चाहे मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया हो, किसी भी बच्चे से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। जब तक मैंने बोर्ड पर उस पॉइंट को मैंने बता नहीं दिया कि ये हुआ कैसे है, तब तक मैंने नहीं लिखवाया। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि ये क्यों ऐसे बनता है, यहाँ पर क्यों ऐसे बनाया जाता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है। लेकिन आज कन्फ्यूजन दूर हुई, तो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन दबाकर दोस्तों को शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने मुझसे पढ़ा है वो स्टेटस पर जरूर लगाएं, और जिनने नहीं पढ़ा है वो तो 2 बार स्टेटस पर लगाएं। ठीक है, तो आज के लिए तो नहीं, आप सभी का शुक्रिया।